Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें स्वागत है दोस्तों आज हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं कौन सी डेट का है दोस्तों, वो है 11 अगस्त 2025 का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है पसंद आ रहा है तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स कर जरूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं, और शेयर करना ना भूलें। शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें या जीएस पेपर 3 की बात करें, और हमने इसमें दोस्तों एक एडिटोरियल भी इंक्लूड किया है, तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए है। करंट अफेयर को बिल्कुल मिस मत करिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है 11 अगस्त का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस ला रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे और देखेंगे वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से कैसे रिलेवेंट है, और हमारे ये प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं आज हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कंटेमिनेटेड साइट रूल्स 2025। तो 2025 में तो दोस्तों रूल्स आए कंटेमिनेटेड जो साइट है इंडिया में, जितनी भी कंटेमिनेटेड साइट है उनके लिए रूल्स आए। तो हम देखेंगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है इंडिया सक्सेस। तो इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, जो लायन की पॉपुलेशन है, इंडिया सक्सेस एशियाटिक लायन कंजर्वेशन। तो इंडिया ने क्या किया है, जो लायन कंजर्वेशन है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 2020 की बात करते हैं, 2020 में जो लायन की पॉपुलेशन थी वो 674 थी, और अभी कितनी है सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, और लायन के अलावा जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, उसमें और कौन कौन से एनिमल हैं जिनको कंजर्व किया जा रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। और आपको पता होगा जो लायन डे कब मनाया जाता है दोस्तों, लायन डे कब मनाया जाता है, लायन डे मनाया जाता है कल, लायन डे था 10 अगस्त को। सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, जैसे पता होगा हमारा क्या नेक्स्ट आर्टिकल आसियान के जो इंडिया का जो ट्रेड है आसियान के साथ, हम वो देखेंगे कि इंडिया का ट्रेड कैसा है, और इंडिया और आसियान में जो टॉक हो रही है उसके बारे में देखेंगे। इंडिया आसियान ट्रेड टॉक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस की बात करेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे, इसमें ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो एग्रीमेंट है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो न्यूज में या ट्रेंडिंग जो आर्टिकल हैं वो है दोस्तों ईसीआई का जो ट्रांसपेरेंसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बहुत सारे जो वोट्स हैं वो फेक बताए, उन्होंने 4 क्राइटेरिया बताए कि वोटों की चोरी कैसे होती है। तो इसमें ईसीआई के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर
सवाल उठ रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो इलेक्शन कराती है, वो फेयर होते हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और उनकी ट्रांसपेरेंसी पे दोस्तों बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करा रही है वो ट्रांसपेरेंसी से करा रही है, फेयर करा रही है, वो हम देखेंगे। ईसीआई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कंसर्न एंड इम्प्लीकेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कमीशन ऑफ इंडिया का रोल, कंसर्न और ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला आर्टिकल है हिंदू न्यूज़पेपर का, जो फर्स्ट आर्टिकल है, अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इसमें आपको कहीं भी चेंज चाहिए, आपको लगता होगा कि कहीं चेंज चाहिए कि ये आर्टिकल या ये न्यूज़पेपर एनालिसिस ऐसे नहीं, इसको ऐसे कराया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि वैसी जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है दोस्तों वो आपके लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या आप जो स्ट्रक्चर है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है? आज का पहला आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात करते हैं? अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करते हैं और जो बच्चे अगर 2026 में जो मेंस होने वाला है यूपीएससी का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और जो इस टॉपिक को अपने जो मेंस में, जब हम मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम पहले जो टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये टॉपिक क्या है पढ़ने, ये टॉपिक पढ़ने। तो इस टॉपिक के अंदर ये जो टॉपिक है कंटेमिनेशन वाला, जो कंटेमिनेशन साइट है उसको जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए अब हम पहला आर्टिकल क्या है हमारा दोस्तों, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल्स 2025। तो 2025 के रूल्स को लाया गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड कंटेमिनेटेड रूल्स 2026 को लाया गया। दोस्तों ये लाया क्यों गया, क्या इससे पहले कोई रूल्स नहीं थे? तो हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंदर ये रूल लाए गए, उसके अंदर इस रूल्स को क्या किया गया है, नोटिफाइड किया गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों ये जो कंटेमिनेटेड साइट का ये पहली बार हुआ है कि इस रूल्स को बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क है केमिकल कंटेमिनेशन साइट का मैनेजमेंट इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में क्या है, बहुत सारी लैंडफिल्स हैं जहां पर क्या होता है, वेस्ट को फेंका जाता है या वेस्ट को ले जाया जाता है। तो वहां पर इतने सारे केमिकल्स हो जाते हैं, जो आसपास के लोग हैं या वहां पर आसपास जो इंडस्ट्री है, ऐसी जो चीजें हैं जिससे केमिकल्स वहां फैल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है वो लिवेबल नहीं होता, वहाँ लोग रह नहीं सकते, केमिकल्स की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो रीजन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रीजन, ये रूल्स को क्यों लाया गया है, रीजन क्या है, इस रूल्स को लाया क्यों गया है? पहला जो रीजन है दोस्तों, 103 जो साइट्स हैं जो कंटेमिनेटेड हैं, उन साइट को आइडेंटिफाई किया है। कितनी? 103 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और 7 जिसमें से 7 का रेमिडिएशन हो गया है। 103 साइट्स को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। हम इस आगे देखेंगे दोस्तों किसी भी कंटेमिनेटेड साइट का रेमिडिएशन कैसे किया जाता है दोस्तों, रेमिडिएशन या उसको कैसे ठीक किया जाता है, केमिकल फ्री कैसे किया जाता है, उसकी सॉइल को कैसे ठीक किया जाता है, उसमें से केमिकल को कैसे निकाला जाता है और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं वो इंक्लूड हैं। सारी चीज़ें दोस्तों आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहेंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, उसमें दोस्तों बहुत फायदा होने
वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसे ही इनिशिएटिव के लिए दोस्तों फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें जिससे उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो कितनी दोस्तों 7 जो है अंडर रेमिडेशन हो गई हैं। अगर हम आगे देखें दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं, हम मैप देखते हैं। अगर हम मैप देखें दोस्तों, आप पूरे इंडिया के मैप में देखेंगे कि कितनी सारी साइट्स हैं जो कंटेमिनेटेड हैं। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है भारत के अंदर जहां पे साइट जो है कंटेमिनेटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप पूरा एरिया देख लीजिए, जो रेड एरिया आपको दिख रहा है वो सारी साइट जो हैं वो कंटेमिनेटेड हैं। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल जितनी भी इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो साइट हैं वो कंटेमिनेटेड हैं। अगर हम ग्रीन वाला पार्ट देखें, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जितनी भी 6 साइट हैं उनको ही रेमिडेट किया गया, उनको ही केमिकल फ्री बनाया गया है। तो 6 साइट ऐसी हैं दोस्तों जिनको रेमिडेट किया गया, और सारी जो हमारा जो प्यारा भारत है उसके अंदर जितनी भी साइट्स हैं उनको क्या है, वो कंटेमिनेटेड है, उनमें केमिकल मिला हुआ है। उसके आसपास का जो एरिया है वो लिवेबल नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो अर्जेंट है, ये जो लॉ लाया गया है, जो रूल्स लाए गए हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कंटेमिनेटेड रूल्स 2025, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि हमारे पास कंटेमिनेटेड साइट्स बहुत हैं। हर भारत में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो यहाँ पर कंटेमिनेटेड साइट नहीं है। हमने अभी तक जो 6 साइट्स हैं उनको ही क्या किया, उनको ही रेमिडेशन किया है। तो हम दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कंटेमिनेटेड साइट्स होती क्या हैं। जो कंटेमिनेटेड साइट्स क्या होती हैं? जब हम इतना बात कर रहे हैं कि हम रूल्स की बात कर रहे हैं कि रूल्स जो बनाए गए हैं कंटेमिनेटेड साइट्स के लिए बनाए गए, और ये पूरा भारत है वो कंटेमिनेटेड साइट से घिरा हुआ है, तो व्हाट इज कंटेमिनेटेड साइट, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। कंटेमिनेटेड साइट्स क्या होती हैं, हिस्टोरिकली से क्या हो रहा है। जो हैजर्डियस वेस्ट होता है दोस्तों वो क्या किया जाता है, तो वो डंप्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, सॉइल, ग्राउंड वाटर और जो सरफेस वाटर है वो कंटेमिनेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये कंटेमिनेटेड जो होती हैं, जो साइट्स होती हैं, उनका सोर्सेज क्या होते हैं? जो कंटेमिनेटेड साइट हो रही हैं उनके सोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेज? आप मुझे कमेंट में बताइए उनके सोर्सेज क्या हैं दोस्तों। सोर्सेज हैं दोस्तों आपकी इंडस्ट्रीज, आपने इंडस्ट्रीज देखी होंगी, क्लोज्ड इंडस्ट्रीज। क्या क्या है सोर्सेज दोस्तों? एक तो है क्लोज्ड इंडस्ट्रीज, और दोस्तों जो इलीगल डंपिंग होती है, इलीगल डंपिंग किया जाता है, वो उसका दूसरा रीजन है। क्या है दोस्तों? इलीगल डंपिंग। दोस्तों जो पुअर वेस्ट हैंडलिंग है, जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम हैंडलिंग नहीं, पुअर वेस्ट हैंडलिंग। तो ये सोर्सेस हैं, जो हमारी जो साइट्स हैं कंटेमिनेशन हो रही हैं, अगर ये सोर्सेस पे हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारी साइट्स क्या है दोस्तों, कंटेमिनेटेड होने से बच सकती हैं। एग्जांपल क्या है इसके दोस्तों? जैसे लैंडफिल्स हो गई, क्या केमिकल वेस्ट स्टोरेज हो गया। रिस्क ये है जो ह्यूमन लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जो ह्यूमन लाइफ है दोस्तों उसका बहुत बड़ा रिस्क है। क्या, अगर मान लीजिए कंटेमिनेटेड साइट है, उसके आसपास लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा, जो आसपास लोग रहने वाले लोग हैं वो बीमार पड़ेंगे और उनकी लाइफ जो है रिस्क पे हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो क्या है, अगर कंटेमिनेटेड के पास आसपास रहते हैं तो बहुत सारे लोग बीमार होकर डाइड भी हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ लैंडफिल के आसपास या जो केमिकल वेस्ट स्टोरेज है वहां के आसपास लोग रहते हैं तो लोग मर गए हैं वहां पर। तो इसलिए कंटेमिनेटेड साइट को रेमिडिएट करना बहुत जरूरी है। हम दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं ये जो रूल्स लाए गए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेशन साइट 2025, ये रूल्स लाए क्यों गए, इसका रीजन क्या है? क्या इससे पहले
कोई भी रूल्स नहीं था या कोई भी क्लियर लॉ था या नहीं कि कंटेमिनेशन साइट को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनको रेमेडिएट किया जाए। कोई ऐसा लॉ था पहले या नहीं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये लॉ लाया क्यों गया है। तो हम पहले ये समझते हैं आखिर ये लॉ लाया क्यों। अगर हम 2010 की बात करते इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैनेजमेंट, क्या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लाए थे, तो 2010 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैनेजमेंट एक प्रोग्राम लाए थे, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग लाए थे, लेकिन उस प्रोग्राम में क्या था, जो 2010 का जो प्रोग्राम आया था उसके अंदर क्या कमियां थी कि ये रूल्स लाया गया 2025 में कंटेमिनेटेड साइट्स के ऊपर। सबसे पहला जो था दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो था उसमें जो प्रोग्राम था उसके अंदर इन्वेंट्री ऑफ कंटेमिनेटेड साइट। सबसे पहले क्या था दोस्तों, एक लिस्ट बनाई जाती थी, जितनी भी कंटेमिनेटेड साइट थी उनकी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले यह पता किया जाएगा उसके सोर्सेस क्या हैं, कहां कहां से कंटेमिनेटेड, उनका फ्लो कहां से आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगी, लिस्ट बनेगी, कितनी कंटेमिनेटेड साइट है। फिर क्या होगा, फिर उनको यह पता किया जाएगा उसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं, क्या उसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं। फिर तीसरा ये पता किया जाएगा, जो अगर हम सॉइल की बात करते हैं, अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, अगर हम सरफेस की बात करते हैं, तो उनकी जो साइट है कितनी कंटेमिनेटेड है, हाँ कितनी कंटेमिनेटेड है, हाउ बैड दिस साइट। तो ये पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है इन्वेंट्री ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स का जो स्टेप है दोस्तों वो क्या है, गाइडेंस फॉर असेसमेंट एंड, तो इसके फॉर असेसमेंट एंड रेमिडिएशन। आप जब लिस्ट बन गई और जब पता चल गया कि केमिकल्स हैं, कंटेमिनेटेड साइट है, एक क्लियर गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया जाएगा और ये देखा जाएगा जो पॉल्यूटेड केमिकल है उसको स्टडी कैसे की जाए, उस केमिकल को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो पहले वो स्टडी की जाएगी, किसके अंदर, असेसमेंट होगा कि कौन सा पॉल्यूटेड उसके अंदर मिला है, कौन सा केमिकल है जो सॉइल को खराब कर रहा है और पानी को कंटेमिनेटेड कर रहा है, सरफेस वाटर को कंटेमिनेटेड कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी स्टडी की जाएगी, असेसमेंट होगा कि उसके अंदर दोस्तों कौन सा पॉल्यूटेंट है। उस पॉल्यूटेंट को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, रेमिडिएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उस पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाएगा सॉइल से, वाटर से, सरफेस वाटर से, थ्रू द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो ये इंश्योर किया जाएगा जितने भी स्टेट्स होंगे, सारे जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स होंगे, वो एक ही जो साइंटिफिक मेथड है रेमिडिएशन का वो ही यूज करें। क्या करें, अब हम समझने की कोशिश करते हैं लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियली फ्रेमवर्क। तो प्रोग्राम आया था कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जो 2025 के रूल्स को लाया गया, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इनिशियली क्या था, ना कोई तो क्लियर लॉ नहीं था कंटेमिनेटेड साइट्स को क्लीन करने के लिए, और ना ही कोई फंडिंग सिस्टम था, कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन था जो मैनेज करे कंटेमिनेटेड साइट्स को। गैप था दोस्तों, ना तो कोई लॉ था, ना कोई डेडिकेटेड सिस्टम था जो मैनेज करे कंटेमिनेटेड साइट को। इस गैप को किसने फिल किया है, इस गैप को जो फिल किया है, जो हमारे नए रूल आए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो रूल आए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट 2025, उसने इसको फिल किया है। ये आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और की प्रोविजन समझने की कोशिश करते हैं। इसके की प्रोविजन क्या है दोस्तों, इसके की प्रोविजन क्या है हम वो समझने की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, उसको चेक करना होगा कि जो साइट्स हैं वो उसके अंदर पॉल्यूटेंट तो नहीं है, या जो लैंड है वो टॉक्सिक तो नहीं है। हर 6 मंथ के अंदर क्या करना होगा दोस्तों, उसको हर 6 के अंदर चेक करना होगा। वो अगर उस साइड पे उसको लगता है ये कंटेमिनेटेड है, अगर अजीब तरह की स्मेल आ रही हो, या डेड वेजिटेशन हो, या इलीगल डंपिंग हो, तो फिर उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसको किसको रिपोर्ट करना पड़ता है, जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। अब स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या करेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इसको सस्पेक्ट अगर साइट है तो उसको किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड और रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जब रिपोर्ट किस पे पहुंच जाती है, एक बार जब रिपोर्ट स्टेट बोर्ड पे पहुंच जाती है तो उसका काम क्या है, अंडर द 19 डेज वो चेक करेगा जो साइट्स है वाकई में कंटेमिनेटेड साइट है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट है, वो जो लैंड है वो टॉक्सिक है। तो पहले के जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा 19 डेज में क्या होगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। अगर 19 डेज के अंदर उसे पता है, 19 डेज के अंदर उसमें अगर कोई पॉल्यूटेंट पाया गया या वो केमिकल कंटेमिनेटेड साइट है तो उसको अगले 19 डेज में क्या करना होगा, अगली 19 डेज में उसको डिटेल सर्वे बनाना होगा। एक डिटेल सर्वे अगले 19 डेज के अंदर बनाना होगा। फिर क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबल पॉल्यूटर। रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूटर कौन हो सकते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूटर हो सकती है इंडस्ट्री, हो सकती है कोई फैक्ट्री, हो सकती है कोई इंडिविजुअल हो सकता है, और जो इलीगल जो डंपिंग कर रहा है वो हो सकता है। तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबल पॉल्यूटर्स। फिर क्या किया जाएगा, जो हैजार्ड लिस्ट है 189 जो हैजार्डस केमिकल हैं वो किसमें मेंशन किए गए, वो मेंशन किए गए हैजार्डस वेस्ट रूल 2016 में। कितने, 189। अच्छा, रेमिडिएशन प्लान कौन है प्रिपेयर करेगा, रेमिडिएशन प्लान जो है दोस्तों एक्सपर्ट के, प्रिपेयर बाय द एक्सपर्ट पब्लिक नोटिफिकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो जो एक स्पेशलिस्ट टीम होगी वो क्या करेगी, वो रेमिडिएशन प्लान को प्रिपेयर करेगी। वो करेगी कि इस मैस को क्लीन कैसे किया जाए, जो इस मैस को क्लीन कैसे किया जाए। डिसाइड, ये जो टीम होगी वो डिसाइड करेगी कौन सा मेथड यूज किया जाए। सॉइल है, क्या जी सॉइल है उसको रिमूव किया जाए, ग्राउंड वाटर को फिल्टर किया जाए, प्लांट लगाए जाए जिससे जो टॉक्सिन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। और आगे बढ़े दोस्तों, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वो है कि मान लीजिए कि इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया गया, जो साइट कंटेमिनेटेड हुई, तो जो इंडस्ट्री के द्वारा साइट कंटेमिनेटेड हुई तो उसको जो रेमिडिएशन करेगा वो कौन करेगा, वो इंडस्ट्री करेगी। जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी होगी उसको ही पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जिसने मैस फैलाया है उसी को मैस साफ करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी पेज एल्स स्टेट और सेंटर फंड क्लीन अप। मान लीजिए आपको पता ही नहीं चला कि सोर्सेज क्या है, कि ये जो कंटेमिनेटेड साइट है ये किसने किया, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर ये कौन करेगा, फिर ये करेगा सेंटर और जो स्टेट फंड से आपस में मिलकर करेंगे या पब्लिक फंड से किया जाएगा ये। अगर हम क्रिमिनल लायबिलिटी देखें तो दोस्तों अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 दोस्तों मैंने ये एक मैप बनाया, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में समझाया, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई साइट कंटेमिनेटेड है या नहीं। वो कैसे कंटेमिनेटेड, के कहीं क्या अजीब सी स्मेल आ रही हो साइड से, या दोस्तों क्या कोई वेजिटेबल सड़ रहा हो, या इलीगल डंपिंग की हो, तो वो क्या करेंगे, वो पहले साइट्स को कितने महीने, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होता है, 6 मंथ के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होता है, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये साइट कंटेमिनेटेड है या नहीं। फिर वो कहां जाती है दोस्तों, फिर वो जाता है स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के पास रिपोर्ट जाती है। वो अगले 19 डेज में क्या करेगा, प्रीलिमिनरी जो असेसमेंट है वो करेगा, वाकई में ये साइट कंटेमिनेटेड है, वाकई में इस साइट में केमिकल्स हैं। फिर अगले 19 डेज में क्या होगा, अगले 19 डेज में जो होगा वो डिटेल सर्वे होगा। अगले 90 डेज में क्या किया जाएगा दोस्तों, डिटेल सर्वे किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पब्लिक नोटिफिकेशन एक्सेस में रिस्ट्रिक्शन होगा। क्या, पब्लिक नोटिफिकेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में होगा।
फिर एक्सपर्ट के द्वारा या स्पेशल टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, स्पेशल टीम के द्वारा जो है रेमिडिएशन का प्लान बनाया जाएगा। कौन सा मेथड यूज किया जाए, क्या ग्राउंड वाटर को फिल्टर किया जाए, क्या सरफेस वाटर को फिल्टर किया जाए, या सॉइल को रिमूव किया जाए, या ऐसे प्लांट लगाए जाएं जिससे क्या हो, जो टॉक्सिक जो वेस्ट है या टॉक्सिक केमिकल है वो एब्जॉर्ब कर ले। और फिर उसके बाद क्या होगा, पॉल्यूटर पे या गवर्नमेंट क्लीनअप। मैंने जैसे बताया ये जो रूल्स हैं वो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर काम करेंगे। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, अगर मैंने मैस फैलाया तो मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमें सोर्सेज पता चल जाए कि किसने ये कंटेमिनेटेड साइट की है तो उसी को क्लीन अप करना पड़ेगा। अगर हमें सोर्सेज पता नहीं चलते कि ये मैस किसने फैलाया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्लीन अप करेगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में पब्लिक फंड से इसको क्या करेगी, क्लीन अप करेगी। फिर री इंश्योर द प्लान बाय एक्सपर्ट, तो फिर री इंश्योर द प्लान बाय एक्सपर्ट। तो ये एक मैप मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जैसे मैंने बताया गोल्स ऑफ रेमिडिएशन, पहले जो कंटेमिनेटेड साइट्स होती थी वो दोस्तों कैसी होती थी, ये कंटेमिनेटेड साइट है लेकिन ये पॉल्यूटेड साइट है। यहां पर केमिकल, ये एक टॉक्सिक लैंड है, लेकिन आफ्टर द रेमिडिएशन ये साइट ऐसी हो जाती है, इन्वायरमेंट हमारा कितना अच्छा हो जाता है आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में। आगे बढ़े, एग्जम्पशन क्या है दोस्तों, इस रूल्स के अंदर कवर क्या नहीं किया गया है। रूल्स के अंदर रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो कवर नहीं किया गया। इस रूल्स की लिमिटेशन मैं बता रहा हूं, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कवर नहीं किया गया है, और जो माइनिंग ऑपरेशन है उनको भी दोस्तों कवर नहीं किया गया है। और ऑयल पॉल्यूशन एट सी, अगर ऑयल पॉल्यूशन है सी पे, इस रूल्स में कवर नहीं है। अगर हम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट गवर्न सेपरेटली, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट को क्या किया गया है, वो अलग से गवर्न किए जाते हैं दूसरे रूल में। अच्छा दोस्तों, इसके क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं, इस जो रूल है इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है दोस्तों, जो रेमिडिएशन है, रेमिडिएशन की कोई भी डेडलाइन नहीं है। क्या कितने टाइम में रेमिडिएशन करना है उसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है, ये सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म है। कैपेसिटी कांस्टेंट है, कैपेसिटी कांस्टेंट एट स्टेट लेवल, कैपेसिटी कांस्टेंट क्या है दोस्तों, स्टेट लेवल पर है। क्लीन अप की जो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट ऑफ क्लीन अप, क्या है, हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ क्लीन अप। बताया ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी जीएस मैपिंग मैंने कर दिया, और मैं आपको दोस्तों आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आने वाले जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं, मैं आने वाले, जैसे जुलाई का जुलाई निकल गई तो जुलाई का मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दूंगा और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों, जिससे आपकी जो रिवाइज हो सके, जो आपने करंट अफेयर जुलाई में पढ़ा होगा मैं उसका रिवाइज कर सके और आंसर राइटिंग भी हो जाए। तो आप मुझे जो जितने भी आंसर मैं मेंस के दूंगा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, और मैं आपको खुद एवेल्युएट करके बताऊंगा कि उसमें इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बॉडी के में पार्ट्स कौन कौन से होंगे और कंक्लूजन कैसा होगा। तो एक अच्छे आंसर का क्या स्ट्रक्चर होता है मैं वो आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेस एशियाटिक लॉइन वर्ल्ड, जो दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, दूसरा आर्टिकल क्या है, इंडिया सक्सेस इन एशियाटिक लॉयड कंजर्वेशन। तो जो एशियाटिक लाइन है, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, वो कितनी रैपिडली बढ़ा है हम और देखेंगे। और जो हमारा वर्ल्ड लाइन डे है वो कब मनाया जाता है आप दोस्तों कमेंट में बताइए। जो हमारा वर्ल्ड लाइन डे है वो मनाया जाता है 10 अगस्त। जो वर्ल्ड लाइन डे है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो कल हमारा क्या था, वर्ल्ड लाइन डे है, इसलिए हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं क्योंकि कल वर्ल्ड लाइन डे था। और दूसरा दोस्तों, जो ग्रोथ बढ़ रही है, जो गिर नेशनल पार्क है उसके अंदर लाइन की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे आखिर गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लॉइन है उनकी ग्रोथ बढ़ क्यों रही है, आखिर कौन से मेजरमेंट लिए गवर्नमेंट ने
और कौन सी स्कीम चलाई है, कौन से इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं कि अगर हम 2020 की बात करेंगे और अगर हम 2025 की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ बढ़ी है किसकी, एशियाटिक लॉयन की। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे गिर नेशनल पार्क जो है उसमें एशियाटिक लायन के अलावा और कौन कौन से एनिमल को कंजर्व किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया सक्सेस इन एशियाटिक कंजर्वेशन लाइन, एशियाटिक कंजर्वेशन लाइन। अच्छा आप मुझे ये बताइए जो एशियाटिक लाइन्स हैं वो इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन आखिर इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। एशियाटिक लाइन इंडिया में कहां पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन इंडिया में दोस्तों जो गिर नेशनल पार्क है और वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात के अंदर, वहां पाए जाते हैं। कहां, गिर नेशनल पार्क और वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। अगर हम 2020 की बात करें जो एशियाटिक लाइन थे उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, उनकी पॉपुलेशन जो दोस्तों 674 थी। अभी हम 2025 में जो एशियाटिक लाइन है उनकी पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई है, 674 से 891 हो गई है। कितनी, 674 से 891 हो गई है। 2025 का जो सेंसस है, 2025 का जो सेंसस है उसके अंदर जो एशियाटिक लाइन है वो कितने हो गए दोस्तों, 891 हो गए। आपको अगर दोस्तों पता होगा जो लाइन सेंसस है वो कितने सालों में कराया जाता है, अगर हम लाइन सेंसस की बात करते हैं तो लाइन सेंसस कितने सालों में कराया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। हर 5 साल में लाइन सेंसस किया जाता है। उसमें हमें पता चलता है कि लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लाइन कंजर्व कैसे किया जा रहा है, तो सारी डिटेल में। अगर आपको लाइन सेंसस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लाइन है उस लाइन सेंसस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आखिर लाइन सेंसस होता क्या है, कब होता है, ये शुरू कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिक, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों अगर आपको लाइन सेंसस से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए। तो क्या है दोस्तों, सिंबल क्या है, इंडियाज कमिटमेंट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। तो क्या सिंबल है, इंडियाज कमिटमेंट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, मैंने जैसे बताया दोस्तों कि जो लाइन की जो पॉपुलेशन है, एशियाटिक लाइन की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रोथ हुई है। क्या है, रैपिडली इंक्रीज हुई है। 674 थे 2020 में और 891 2025 में हो गए। ये हमें पता चला है 2025 में जो सेंसस हुआ है लाइन का, उसमें के लाइन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिए, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं तो दोस्तों प्रोजेक्ट लाइन कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, प्रोजेक्ट लाइन जो लॉन्च किया था वो 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कब दोस्तों, 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका गोल क्या था दोस्तों, जो प्रोजेक्ट लाइन था जो 2020 में लॉन्च किया गया था, तो इसका जो प्रोजेक्ट था कि जो एशियाटिक लाइन को जो कंजर्व किया जा रहा है, जो करंट जो प्लेस है उससे निकलकर कहीं बाहर भी इसको कंजर्व किया जाए। हम इसका जो मकसद था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए जो एशियाटिक लाइन है, प्रोटेक्ट बियॉन्ड द करंट रेंज इन गुजरात हुआ था दोस्तों। प्रोजेक्ट लाइन के अंदर हैबिटेट को एक्सपेंस किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, जो वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां तक उसको क्या किया गया, वहां तक उसको एक्सपेंस किया गया। अगर हम पीएम रेजोल्यूशन की बात करते हैं जो 2024 की जो फुलफिल्ड किए गए विद इन द 1 ईयर, जो पीएम के जो रेजोल्यूशन है वो 1 साल में फुलफिल्ड किए गए। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो 189 करोड़ का था, जिसके अंदर क्या था दोस्तों, सफारी पार्क हो गए, ब्रीडिंग सेंटर हो गए और इंटरप्रिटेशन सेंटर हो गए, उसमें खोले गए। कितना खर्चा आया था दोस्तों, 189 करोड़। और जो प्रोजेक्ट लाइन के अंदर गवर्नमेंट ने कितना दोस्तों, 1000 करोड़ खर्च करने की बात की थी। कितना, 1000 करोड़। अब हम दोस्तों कम्युनिटी रोल देखते हैं, कौन सी कम्युनिटी है जिसने जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, बहुत बड़ा रोल निभाया है। कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी, मलधारी पेट्रोलिस्ट की बात करते हैं। किसकी, अगर हम मलधारी पेट्रोलिस्ट की बात करते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल है गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लायन है उनको कंजर्व करने में। कौन सी मलधारी पेट्रोलिस्ट, मॉडल ऑफ द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, किस चीज के लिए मॉडल ऑफ वाइल्ड लाइफ
मॉडल ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है ये कम्युनिटी। अगर हम लाइवलीहुड की बात करें तो इन्होंने अपनी लाइवलीहुड को ऐसे अलाइन किया, जो लाइन का कंजर्वेशन है उसके साथ इन्होंने अपनी लाइवलीहुड को ऐसे अलाइन कर लिया जो के लाइन का कंजर्वेशन हो सके, और रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनेबल ट्रेडिशन, और जो ह्यूमन और एनिमल के जो कन्फ्लिक्ट होते थे उसको भी रिड्यूस किया, और जो सस्टेन ट्रेडिशन है उसको, जो ट्रेडिशन है उसको सस्टेंड किया। ब्रॉडर कंजर्वेशन फ्रेमवर्क क्या है दोस्तों? अगर हम ब्रॉडर कंजर्वेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट लाइन देखा, और भी जो एनिमल्स हैं उनके क्या है प्रोजेक्ट हैं, और भी स्पीसीज हैं जो गिर नेशनल पार्क है उनके भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें कितनी ग्रोथ हुई है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्पीसीज देखें, अदर स्पीसीज कौन कौन सी है गिर नेशनल पार्क में दोस्तों? एलिफेंट है, दूसरा टाइगर है, और तीसरा दोस्तों डॉल्फिन है, और चौथा बस्टर्ड है, तो ये एनिमल्स भी गिर नेशनल पार्क में, इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी है गिर नेशनल पार्क में। अगर हम अचीवमेंट देखते हैं दोस्तों, अगर हम अचीवमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि जो भारत के अचीवमेंट क्या हैं, लाइन की पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है। अगर हम लाइन की बात करते हैं, लाइन की, तो 30% ग्रोथ हुई है लास्ट 5 ईयर में, ग्रोथ इन 5 ईयर्स। टाइगर्स की बात करते हैं तो दोस्तों अभी कितने रिजर्व्स हो गए इंडिया में? अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर में 58 रिजर्व्स हो गए। कितने? 58 रिजर्व्स हो गए इंडिया में। और दोस्तों जो 70% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टाइगर की, वो कहां रहती है? वो इंडिया में रहती है। 70% जो इंडिया, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टाइगर की, वो कहां रहती है? इंडिया में। स्नो लीपर्ड की बात करते हैं, स्नो लीपर्ड की कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में? 714, 714 स्नो लीपर्ड इंडिया में रहते हैं। और जो चीता का री इंट्रोडक्शन किया था अफ्रीका से, वो सक्सेसफुली री इंट्रोडक्शन किया इंडिया ने। तो ये क्या है? ये इंडिया के अचीवमेंट हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? चैलेंजेस क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसके लिए चैलेंजेस क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम साइक्लोन की बात करें, हैवी रेन्स की बात करें, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है दोस्तों? दूसरा चैलेंज है हैबिटेट प्रेशर। हैबिटेट प्रेशर बहुत बड़ा चैलेंज है। और और फिर क्या चैलेंज है? ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये सबसे बड़े चैलेंजेज हैं हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। एक तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और हैबिटेट प्रेशर बहुत बड़ा चैलेंजेस। नीड फॉर डाइवर्सिफाइड हैबिटेट एंड जेनेरिक डाइवर्सिटी टॉपिक है दोस्तों। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आसियान ट्रेड टॉक। तो दोस्तों क्या हो रहा है? इंडिया और जो आसियान के बीच ट्रेड पर टॉक हो रही है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं इंडिया और जो आसियान का रिलेशनशिप कैसा रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। तो बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट इन फोकस, इंडिया और आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ATGR साइंड इन 2009 में। तो क्या साइन किया था? गुड्स में एग्रीमेंट साइन किया था दोस्तों AITGA। करंट रिव्यू राउंड क्या है? अगस्त 11 से 14 अगस्त 2025 में न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है? इंडिया और जो आसियान है उसके बीच ट्रेड टॉक हो रही है। अब ट्रिगर क्या है कि राइजिंग द ट्रेड डेफिसिट एंड कंसर्न ओवर द मार्केट एक्सेस। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है आसियान और किसमें? इंडिया के बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत कर रहा है। कंसर्न क्या है दोस्तों? ओवर मार्केट एक्सेस। आगे बढ़े और देखें दोस्तों कि हम ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस देखें
अगर हम ट्रेड इम्बैलेंस देखें इंडिया और आसियान के बीच, अगर हम 2017 से और 18 के बीच बात करें तो एक्सपोर्ट कितना किया है हमने आसियान को 34.2 बिलियन, और हमने जो इंपोर्ट किया है दोस्तों वो 47.1 बिलियन। जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो कितना है दोस्तों 12.9 बिलियन डॉलर है। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें, हमने कितना एक्सपोर्ट किया दोस्तों, हमने 39 बिलियन एक्सपोर्ट किया है और हमने इंपोर्ट किया है 84.2 बिलियन। और जो हमारा 12.9 बिलियन से डेफिसिट जो 2017 और 2018 में था, आज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40.52 बिलियन डॉलर है। कितना 14.52 बिलियन डॉलर। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों वो काफी बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं 2017 और 2018 की तो 12 बिलियन डॉलर था, अब 45 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट काफी हो रहा है। क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, लेकिन आसियान से क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है 1.7% है एनुअली। अगर हम आसियान की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना है, एक्सपोर्ट ग्रोथ सिर्फ 1.7% एनुअली है। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों। इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट की जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% है एनुअली। इंपोर्ट की कितनी ग्रोथ रेट है, 7.5% एनुअली हो रही है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इंडिया और जो आसियान का जो रिलेशनशिप है उसमें ये जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ड्राइवर कौन कौन से हैं। हम क्या समझते हैं, जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स। आपको पता होगा दोस्तों यूएस ने क्या किया है, पहले 25% टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, फिर से 25% टैरिफ लगा दिया, तो टोटल 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, प्लस पेनल्टी लगी हुई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो सिलेक्टेड जो सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई या ऑटोमोबाइल हो गई, तो उस पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया क्या कर रही है, इंडिया का बहुत नुकसान हो रहा है। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो अपना ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। इंडिया को जो अपना ट्रेड है आसियान कंट्रीज से बनाना चाहिए। अगर इतना टैरिफ लगा दिया है तो हमें ऐसे गेट ओपन करने होंगे कि हमारा ट्रेड क्या हो, डाइवर्सिफाई हो। एक सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है जब हम आसियान के साथ ट्रेड करते हैं या आसियान के साथ हम एफटीए साइन करते हैं, हम क्या करा, हमने 2019 में हम क्या किया, आसियान के साथ जो हमारी आरसीपी साइन थी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, हम उससे एग्जिट हो गए। क्योंकि क्या हो रहा था, आसियान के थ्रू जो चीप चाइनीज गुड था वो इंडिया में आता था। इसकी वजह से क्या होता था, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इंडिया को जो फार्मर्स लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। वो नुकसान क्यों हो रहा था, अगर मान लीजिए दोस्तों आसियान के थ्रू चाइनीज माल जब बहुत चीप पैसों में आपको मिलेगा, तो इंडिया का जो माल है, जो इंडिया के फार्मर जो प्रोडक्ट हैं, वो कौन खरीदेगा जब चीप। तो इसलिए आसियान के थ्रू क्या हो रहा था, जो चाइनीज के जो चीप गुड्स थे वो आ रहे थे, जिससे इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए इंडिया ने 2019 में क्या किया, 2019 में आरसीपी से बाहर हो गया, जो आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। आसियान के मेंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, आसियान के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, आसियान के मेंबर्स कौन कौन से दोस्तों, ब्रूनी है, कौन से, ब्रूनी, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, एशिया, म्यांमार और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और लास्ट वियतनाम। कौन कौन सी कंट्री हो गई दोस्तों, ब्रूनी हो गई, लाओस हो गई, कंबोडिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्री हैं दोस्तों। तो ये आसियान के अंदर ये 10 कंट्री है। मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर है दोस्तों। इंडिया के लिए जो आसियान है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इंडिया के लिए जो आसियान है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों।
इंडिया के लिए आसियान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया जो आसियान जो है दोस्तों, इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन सा? जो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आसियान। बहुत क्रूशियल है हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो रिश्ते हैं दोस्तों वो आसियान के साथ अच्छे हों। एक प्लेटफॉर्म है कि चाइना जो इकोनॉमिक क्राइसिस लाता है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जो प्लेटफॉर्म है जो रीजन है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का, जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, उसको हम बैलेंस कर सकें आसियान के साथ मिलकर। जो चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको हम बैलेंस कर सके आसियान के साथ, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है ईसीआई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कंसर्न एंड इम्प्लीकेशन। क्या है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं जब से राहुल गांधी जी ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्राइटेरिया दिया है किस किस वजह से वोट की चोरी हो सकती है। उन्होंने एकदम एलिगेशन लगाए ईसीआई के ऊपर। तो ये हम वो देखने की कोशिश करेंगे क्या ईसीआई जो इलेक्शन करा रही है या इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करा रही है वो फेयर तरीके से करा रही है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करा रही है। हम सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बिहार के अंदर क्या कराया है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव क्या कराया है? रिवीजन कराया है इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, वेरिफिकेशन ऑफ 8 करोड़ वोट्स और एक्सटेंडेड टू द एंटायर कंट्री। तो दोस्तों ये जो एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको क्या किया जा रहा है? पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा बाद में। कहां पर? पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। इनिशिएट कब किया गया था? पहला जो एसआईआर को कब लॉन्च किया गया था? 24 जून 2025 को लॉन्च किया गया था विदाउट कंसल्टेशन और डिस्क्लोजर। पब्लिक कंसल्टेशन किया ही नहीं गया, ना पब्लिक में डिस्क्लोजर किया गया। तो सवाल उठ रहे हैं क्या जो ईसीआई कर रही है, जो ईसीआई इलेक्टोरल रोल कर रही है बिहार में, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं या फेयर तरीके से हो रहे हैं? ईसीआई का रोल क्या है दोस्तों? अगर हम आर्टिकल 324 के बारे में बात करें तो उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? सुप्रिटेंडेंट कर सकती है, डायरेक्शन कर सकती है और इलेक्शन करा सकती है। किस किस के दोस्तों? असेंबली के, स्टेट में असेंबली के, पार्लियामेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के। वो भी फेयर तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों। की कंसर्न क्या है? व्हाट इज द की कंसर्न? व्हाट इज द की कंसर्न? की कंसर्न क्या है? की कंसर्न क्या है दोस्तों? मैसिव वोटर डिलीशन। बिहार के अंदर क्या है दोस्तों? फेज 1 में जब एसआईआर का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें क्या है, कितने लोगों को बाहर कर दिया गया? 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया और 27,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो 27,000 लोग थे वो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर दिए गए? बाहर कर दिए गए। और डिलीशन एक्सीड विनिंग मार्जिन 2/3 ऑफ 2020 सीट। और ईसीआई का क्लेम क्या है कि जिसमें से 22 लाख क्या है लोग मर गए, 22 लाख डेड हो गए और 36 लाख शिफ्टेड हो गए, मतलब पाए ही नहीं गए, वहां पर है ही नहीं 36 लाख। और 7 लाख एनरोल्ड इन मल्टीपल प्लेसेस। 7 लाख जो इनरोलमेंट हुए हैं वो मल्टीपल प्लेसेस में हुए। ट्रांसपेरेंसी गैप क्या है दोस्तों? व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी गैप? ट्रांसपेरेंसी गैप क्या है? लिस्ट ऑफ डिलीशन नॉट मेड पब्लिक विद रीजन। जितने भी लोगों के जो नाम डिलीट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसको डिस्क्लोजर ही नहीं किया है, वो पब्लिक में है ही नहीं। तो यहां पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रही है? और बूथ लेवल लिस्ट शेयर्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज बट विदाउट रीजन मेकिंग वेरिफिकेशन इम्पॉसिबल। जो बूथ लेवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ शेयर किया गया बस विदाउट रीजन, और ये मैच करना बहुत इम्पॉसिबल है। डेमोक्रेटिक इंप्लीकेशन क्या है इसका? ब्रॉडर डेमोक्रेटिक इंप्लीकेशन। इसका ब्रॉडर डेमोक्रेटिक इंप्लीकेशन क्या है दोस्तों?
इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर रही है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल रोल जो है फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। इलेक्टोरल रोल जो है फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर दोस्तों मैनिपुलेट किया जाएगा, जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो क्या दोस्तों ये फाउंडेशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा? स्केल पर जो नाम डिलीट किए गए हैं, लार्ज स्केल पर जो वोट डिलीट किए गए हैं विदाउट ट्रांसपेरेंसी, ये दिखाता है कि ये जो वोटर्स हैं वो मैनिपुलेट किए गए हैं। ऐसा अपोजिशन पार्टी क्या लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है। डिस्क्लोजर मैथोलॉजी, नॉन डिस्क्लोजर मैथोलॉजी एंड डाटा अंडरमाइन द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो 11 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका जो फेवरेट आर्टिकल कौन सा था, आप मुझे कमेंट में बताएं और शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आपको फीडबैक आईएएस के ऊपर अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू गाइज, बाय बाय।